आज सुनिए वर्तमान हिंदी कथा जगत की प्रमुख लेखिकाओं में एक तथा प्रतिष्ठित लेखिका रश्मि रवीजा की लिखी हुई कहानी जैसन काकर ओइसन बिया, जैसन माई ओइसन धिया। सबसे पहले तो कहानी का शीर्षक लोकोक्ति और अपनी बोली बानी की मिठास लिए हुए आकर्षित करता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो मिठास की ऊपरी लेयर के हटते ही ग्राम्य जीवन का एक तीखा पक्ष खुलता है। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। गायत्री दो खेतों के बीच से गुजरती एक पतली सी पगडंडी पर खड़ी आसपास उमड़ रहे हरे भरे समुद्र को निहार रही थी। हल्की सी बयार बह रही थी और दूर तक लहलहाते धान के पौधों में लहरों सा उतार चढ़ाव नजर आ रहा था। हरे रंग के इतने शेड्स गायत्री ने जीवन में कभी नहीं देखे थे। पगडंडी से लगे लगे ऊंचे पेड़ों पर पंछी चहचहा रहे थे। गायत्री मंत्रमुग्ध सी प्रकृति की इस अनुपम छटा को निरख रही थी। उनकी आंखें भर भर आती। पति जवाहर बाबू ने यही सपना तो देखा था कि रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी गांव में हरियाली। अब पति की तरफ वो समझ पाती हैं कि शहर के छोटे छोटे घरों में से इसी आस में दिन गुजारते रहे कि नौकरी का झंझट खत्म हो तो गांव की खुली आबो हवा में दिन गुजारें। पर कुदरत को या कहें उनके भाई भावज को ये मंजूर न था। जवाहर बाबू की अलग अलग शहरों में पोस्टिंग होती रहती, पर वे गांव आना जाना जारी रखते। अपनी सीमित आय में अपने दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलवाई। घर खर्च में कटौती करके भी वे अक्सर बढ़िया बीज बढ़िया खाद गांव भिजवाते। उनके भिजवाए बीज से आलू की बम्पर फसल हुई, मनो सुगंधित धान हुआ, पर जवाहर बाबू के यहाँ अनाज नहीं भेजा जाता। गायत्री को बुरा लगता, पर जवाहर बाबू समझा देते, मैं भी तो जाकर नहीं ला रहा, किसी ने मुझे रोका थोड़े ही है। अब मनोहर अपना काम छोड़कर कैसे आएगा? कोई हमारा बंटवारा थोड़े ही हुआ है कि वो हमारा हिस्सा भेजे। बस रिटायरमेंट के बाद गांव में जाकर खेतों की देखभाल करूंगा, मनोहर का बोझ भी हल्का हो जाएगा। जवाहर बाबू ने कोई ज़मीन नहीं ली, घर नहीं बनवाया कि रिटायरमेंट के बाद गांव में जाकर रहेंगे। जब भी गांव जाते कभी आंगन पक्का करवा देते, कभी छत ढलवा देते। घर की मरम्मत करवाना, पेंट करवाना सब जवाहर बाबू के जिम्मे ही था। गायत्री कहती, ये लोग यहाँ रहते हैं तो इतना भी नहीं करवा सकते? जवाहर बाबू कहते, बेचारी की 5-5 बेटियाँ हैं, उनकी शादी के लिए पैसा जमा करेगा या घर में लगाएगा? गायत्री घर के अंदर किसी तरह की कोई कतर ब्योत नहीं देखती। रोज़ मटन मच्छी के बिना माँ और लड़कियों के गले से कौर नहीं उतरता। कपड़े भी पहनने का भले ही सहूर ना हो, पर महंगी होती। जबकि गायत्री के लड़कों के पास 2 सेट ही कपड़े होते। खुद भी वे 4 सूती साड़ियों में ही साल निकाल देती। पर जवाहर बाबू को ये सब कोई नज़र नहीं आता। लेकिन उन्हें भी तो झटका लगा जब मनोहर ने उनसे खेत बेचने के लिए हस्ताक्षर करने के लिए आने को कहा। उसे अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी थी। जवाहर बाबू का बेटा भी MS करने विदेश गया, पर लोन लेकर। जवाहर बाबू को खेत बेचने का ख्याल भी नहीं आया। इसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला, कभी बेटियों की शादी के लिए, कभी मनोहर की बीवी तृष्णा के इलाज के बहाने, कभी बेटी का मकान बनवाने के लिए, तो कभी दामाद के लिए दुकान खुलवाने के लिए। अच्छे अच्छे खेत छाँट कर बेचे जाने लगे। गांव वाले मौका देखकर चुपके से जवाहर बाबू को बता जाते कि खेत बेच कर अपने नाम पर मनोहर ने बगीचा और खेत खरीदे हैं। गायत्री के भी कानों तक ये बात पहुंची। जब उन्होंने जवाहर बाबू से पूछा तो इस बार वे खुलकर कुछ नहीं बोल पाए। इतना ही कहा, अच्छा 2 वर्ष बाद रिटायर हो रहा हूँ, वहीं रहूँगा तो ये सब धांधली रुक जाएगी। लेकिन ये भी नहीं हो पाया। रिटायरमेंट के बाद जवाहर बाबू गांव गए कि अपने रहने का इंतज़ाम देख लें, सामान मंगवाने से पहले उन्हें कैसे कहाँ रखवाना है सब ठीक ठाक कर लें। गायत्री पोते के जन्म पर विदेश गई थी, कुछ महीने वहीं रहने वाली थी। जवाहर बाबू बड़ा सा सूटकेस और एक बैग में ढेर सारी किताबें और दूसरा सामान लेकर गांव पहुँचे। उनका सामान देखकर ही सबकी भ्रुकुटियाँ चढ़ गईं। मनोहर भी कतरा कर निकल गया। उनका सामान बाहर वाले कमरे में ही रहा, जिसमें 2-4 कुर्सियाँ, एक मेज़ और किनारे एक पतली सी चौकी थी। उससे लगे कमरे में उनकी माँ का पलंग था। जवाहर बाबू और गायत्री जब भी गांव आते माँ के कमरे में ही रहते थे, पर अब उस कमरे में मनोहर के दूसरे नंबर की बेटी दिशा का कब्जा था। उसके पति की नौकरी छूट गई थी। बातें बड़ी बड़ी करता, अमुक कंपनी से कॉल आने वाला है, मैंने पुरानी कंपनी पर केस कर दिया है,
केस का फैसला मेरे हक में होगा, बहुत से पैसे मिलेंगे, उस पैसों से नया बिजनेस शुरू करूँगा। ऐसे ही सपनों के महल बनाते वो सुबह देर से उठता, पराठा सब्जी दही का नाश्ता करता, लंबी डकार ले सो जाता। फिर मालिश करने वाले आते, 1 घंटा मालिश करवाता, चावल मटन का भोग लगाता, फिर सो जाता। शाम में दहेज में मिले मोटरसाइकिल पर बाजार घूमने निकल जाता। जवाहर बाबू ने रात में सुना उसकी पत्नी रो रो कर मनोहर से कह रही थी, अब मेरी तीनों बेटी कुंवार रह जाएंगी, तीनों का ब्याह नहीं हो पाएगा। आपके भाई तो आकर कलेजा पर बैठ गए हैं। मनोहर ने भी हाँ में हाँ मिलाया। सारा जिंदगी शहर में रहकर जाने गांव में क्या करने आए हैं, अब हर चीज़ में नाक घुसाएंगे। जवाहर बाबू हैरान रह गए। उन्होंने हमेशा से कह रखा था रिटायर होने के बाद गांव में ही रहेंगे। बाप दादा का बनाया बड़ा सा मकान है, 7 कमरे हैं, हमेशा घर की मरम्मत करवाते रहे। रिटायर होने के पहले ही बीच बीच में आकर पूरे घर में बिजली की वायरिंग करवाई, वरना तार खींच खींच कर बल्ब लटकाए गए थे। ये खतरनाक भी था। कुछ भी कहने पर मनोहर कहता, बेटियां ब्याहनी हैं, इस सब के लिए पैसा कहाँ है। एक बार आए तो 8 दिन रहकर बोरिंग करवाया, वेस्टर्न टॉयलेट, अंदर बाहर वॉश बेसिन और बाथरूम में शावर लगवाया कि गायत्री को कष्ट ना हो। अब इन सब का रवैया देखकर जवाहर बाबू हैरान थे। आखिर ये लोग समझ नहीं रहे थे कि ये सब वे यहाँ रहने के लिए करवा रहे हैं। उस वक्त ही क्यों नहीं बेरुखी दिखाई। जवाहर बाबू को इशारा मिल जाता, वे इस तरह अपने पैसे खर्च नहीं करते। अब इन लोगों ने सारे काम करवा लिए, घर में सारी सुख सुविधा की चीज़ें इकट्ठी करवा लीं, फिर आंखें बदल लीं। या फिर ये सब उन सबकी साजिश थी। मनोहर सामने नहीं पड़ता, उसकी बीवी बिस्तर पर पड़ी रहती, लड़कियां ड्यूटी की तरह खाना दे जाती। जवाहर बाबू को 1 कप चाय मांगने में भी संकोच होता। गांव वाले भी उनकी दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने सलाह दी, बंटवारा कर लीजिए, दोनों जन आराम से रहिए। पर यह सुनकर आदर्शवादी जवाहर बाबू हत्ते से उखड़ गए। मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा, दोनों भाइयों में बंटवारा नहीं हो सकता। ये बात उठेगी तो मैं हमेशा के लिए गांव छोड़ दूंगा। बाबूजी की आत्मा क्या कहेगी? मैं माँ बाबूजी की आत्मा को कष्ट नहीं दे सकता। जवाहर बाबू सोच में डूब गए। यहाँ रहना मुश्किल था और रहने की कोई दूसरी जगह नहीं थी। क्वार्टर भी खाली करना था। गायत्री रोज़ फ़ोन करती पर वे उनसे कुछ कह नहीं पाते। आखिर हफ्ते भर बाद वे लौट आए। एक किराए का मकान लेकर उसमें सारा सामान रखवाया। अब गायत्री और बेटों से झूठ नहीं बोल सके। उन्हें बता दिया, मनोहर की पत्नी और उसकी बेटियों को हमारे गांव में रहना पसंद नहीं है। गायत्री चिंता में डूब गई। अब क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे? फ़िलहाल तो किराए में रहेंगे, फिर अपने बजट का घर देखेंगे। पैसे भी बचाने हैं, बेटों पर बोझ नहीं बनना है। अपने खर्चे लायक पैसा तो बचाना ही है। पेंशन है पर हारी बीमारी के लिए भी तो पैसे रखने हैं। मकान लेने के बाद तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जवाहर बाबू चिंतित हो उठे। गायत्री ने तलखी से कहा, इतना ज़मीन बिक रहा है तो आप भी थोड़ा बेचकर शहर में एक मकान ले लीजिए, इतना सोचना क्यों है? आज कहती फिर आगे से मत कहना। अपने सुख के लिए हम एक धुर भी ज़मीन नहीं बेचेंगे। बाप दादा का अर्जा हुआ है, उस पर मेरा क्या हक? मनोहर तो बेच ही रहा है, हम भी बेचने लग जाएं, फिर बचेगा क्या? जितना भी बच जाए बचा कर रखना है। जवाहर बाबू के दोनों बेटों ने सलाह की और माता पिता के लिए एक सुंदर फ्लैट खरीद दिया। जवाहर बाबू को पहली बार महसूस हुआ, बच्चों को अच्छे कपड़े दूसरी सुविधाएं नहीं दे पाए, पर अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देना काम आया। बच्चे समर्थ बने और अपना कर्तव्य नहीं भूले। अब जवाहर बाबू और गायत्री सिर्फ लड़कियों की शादी में ही गांव जाते। ज़मीन का कोई खरीदार अगर अड़ जाता तो दोनों भाइयों के हस्ताक्षर चाहिए, तभी जवाहर बाबू की पुकार होती, वरना चुपचाप ज़मीन पेड़ बेचे जाते रहे। जवाहर बाबू के दिन शांति से गुजर रहे थे। अच्छी पेंशन थी। 2 साल में बारी बारी से दोनों बेटों के यहाँ अमेरिका और कनाडा जाते रहे, पर फिर भी गांव में नहीं बस पाने की कसक उनके मन में बनी रहती। अक्सर कह उठते, सोचा था रिटायर होकर भी मैं रिटायर नहीं होऊंगा, गांव में नए ढंग से खेती करवाऊंगा, पर सोचा हुआ कब हो पाया है। यहाँ तो बस खाओ पियो और सो जाओ, मानो ऊपर जाने के दिन गिन रहे हों। यही हुक मन में लिए वे जल्दी ही इस दुनिया से विदा हो गए। गायत्री को बेटे अपने साथ विदेश ले गए। 2 वर्ष बाद ही मनोहर भी दुनिया छोड़ गए। शायद अपने भाई के प्रति किए अन्याय का अपराध बोध उन्हें भी भीतर ही भीतर कचोट रहा था। गायत्री अपने बड़े बेटे अरुण के साथ इस दुख की घड़ी में शामिल होने गांव आई। इस बार तृष्णा का रूप बिल्कुल बदला हुआ था। जिज्जी जिज्जी कहते उनका गला नहीं सूख रहा था। शायद दुख ने भीतर से उन्हें मांझ कर सारा कलमश धो पोंछ कर बहा दिया था।
अब सभी बेटियों की शादी हो गई थी। सबसे छोटी नीतू गांव के स्कूल में टीचर बन गई थी। वो शादी के बाद भी ससुराल गई ही नहीं। पति बीच बीच में आता रहता। नीतू, उसकी बिटिया भी बड़ी अम्मा बड़ी नानी कहते गायत्री के आगे पीछे घूमती रहती। दूसरे नंबर की बेटी दिशा अब अपने ससुराल वापस चली गई थी। गांव वालों ने बताया दूसरी बहनों को ही दामाद की ये मुफ्तखोरी और ठाट बाट खटकने लगा। उन लोगों ने ऐतराज़ किया तो दामाद दिशा और अपने बच्चों संग वापस चला गया। गायत्री को पुनः अपनी सास वाला कमरा मिल गया था। गायत्री बहुत दिनों बाद इतनी खुली ज़मीन, अपने देश की मिट्टी की महक, पेड़ पौधों फूलों के बीच थी। बार बार कह उठती, ओह, इन्हें छोड़कर जाने का मन ही नहीं हो रहा। नीतू और तृष्णा ने भी आग्रह किया, अब आप यहीं रहिए, घर में सिर्फ 3 ही लोग हैं, हंसते बतियाते हमारा भी समय कट जाएगा। गायत्री अंग्रेजी पढ़ समझ लेती थी, पर विदेशों की एक्सेंट वाली अंग्रेजी उनके पल्ले नहीं पड़ती। फिर वहाँ बतियाने वाला भी कौन? बेटे बहू दोनों नौकरी पर जाते, पोता स्कूल। बेटे बहू भरसक प्रयत्न करते कि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो, पर उनके पास समय ही नहीं होता। वीकेंड पर गायत्री को घुमाने ले जाते, मंदिर ले जाते, पर गायत्री गुमसुम बनी रहती। यहाँ माँ को इतना खुलकर हंसते बतियाते देख बेटे अरुण को भी अच्छा लग रहा था, पर वो माँ को यहाँ छोड़ने के लिए आशंकित था। अकेले में माँ से पूछा, तुम्हें चाची की पुरानी बातें याद तो हैं? इन लोगों ने पापा के साथ कैसा व्यवहार किया था? तुम लोगों का यहाँ रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। अब शायद यूं ही ऊपरे मन से कह रही हूँ। उस समय उनका स्वार्थ था, बेटियों की शादी होनी बाकी थी इसलिए डरी हुई थी। अब क्या है, मैं किसी चीज़ में दखलंदाजी तो करूँगी नहीं। तुम लोगों ने सारी ज़मीन जायदाद छोड़ ही दी है, तो अब इन्हें क्या शिकायत होगी। मेरा भी मन है कुछ दिनों अपने देश की मिट्टी के पास रहूं। छोटे बेटे वरुण ने सुना तो उसने भी फ़ोन पर चिताया, पर गायत्री ने उसे भी आश्वस्त किया। पड़ोस में रहने वाली सावित्री के बेटों अनिल और सुनील को बुलाकर अरुण ने माँ का ख्याल रखने के लिए कहा और विदेश लौट गया। गायत्री के कुछ दिन तो बड़े अच्छे गुजरे। तृष्णा पूछती, जिज्जी आप बताइए सब्जी क्या बनेगी? नीतू कहती, बड़ी अम्मा बेसन का हलवा बनाइए ना, आपका जैसा कोई नहीं बनाता। नीतू की बेटी किताबें कॉपी लेकर उनके आगे पीछे घूमती रहती, बड़ी नानी इंग्लिश पढ़ा दीजिए। गायत्री कभी गांव नहीं घूमी थी, अब अक्सर टहलते हुए आस पड़ोस में चली जाती। कभी सावित्री बुला ले जाती, देर तक उन सबकी गपशप चलती रहती। पूरा गांव गायत्री को बहुत मान सम्मान देता। ये सब तृष्णा और नीतू को अच्छा नहीं लगता। बहनों से ऊंचे स्वर में नीतू कहती, हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए ही मुन्नी की अम्मा, मीरा की माँ खाली बड़ी अम्मा से बतियाती हैं। पहले हमारे यहाँ कभी नहीं आती थी, अब जब देखो दरवाजे पर झूलती रहती हैं। गायत्री ये सब सुनकर भी अनसुना कर देती, बच्ची की बात पर क्या ध्यान देना। लेकिन पहली बारिश में कच्चे रंग सा इनके मन पर चढ़ा प्यार का मुलम्मा उतरता जा रहा था। गायत्री सिर्फ एक सूटकेस लेकर यहाँ आई थी, ज़्यादा दिन रहने के इरादे से नहीं आई थी। जब रुक गई तो बहुओं ने ऑनलाइन से कई साड़ियाँ भिजवा दी। गायत्री ने 2 साड़ी तृष्णा को भी देना चाहा, तो तृष्णा ने थोड़ी बेरुखी से कहा, हमको इतना हल्का रंग वंग सब पसंद नहीं है, आप ही पहनिए। गायत्री को अच्छा नहीं लगा, पर वे कुछ बोली नहीं। जब गायत्री ने बेटों से यूं ही चर्चा की कि शाम होते गांव में शांति छा जाती है, सब लोग अपने घर में बंद हो जाते हैं, बहुत बोरियत होती है, तो वरुण ने ऑनलाइन से ही टीवी भेज दिया। अब गांव में केबल की सुविधा भी थी, सुनील ने आकर केबल लगवा दिया। ये सब भी तृष्णा के मन में चुभता। उनकी बेटियां मायके से सिर्फ लेना जानती थीं। नीतू की सरकारी नौकरी थी, अच्छा वेतन मिलता, पर वो 2 पैसे भी खर्च नहीं करती। सब्जी वाला मछली वाला दरवाजे पर आए तो माँ को पुकार कर पैसे देने के लिए कहती। साल 6 महीने पर गहने का सेट जरूर बनवाती। गर्मी शुरू हो गई थी। गायत्री ने देखा कभी सावित्री और कभी सुलोचना के घर से ठंडे पानी की बोतल लिए नीतू चली आ रही है। नीतू ने बताया उनके यहाँ फ्रिज है। गायत्री के मन में आया, इसने एक फ्रिज क्यों नहीं खरीदा, पर इतने दिनों से देख ही रही थी बेटियां मायके में पैसे नहीं निकालती। गायत्री ने सुनील से कहकर पास के शहर से एक फ्रिज मंगवाया। तृष्णा से कहा, मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में कबाड़ भरा हुआ है, उसे ही साफ़ करवा कर फ्रिज उसमें रखवा दें। नीतू ने कहा, नहीं नहीं, यही बरामदे में रखना ठीक है, आते जाते पानी दूध निकालने में आसानी रहेगी। गायत्री इनकी मंशा नहीं समझी, पर जब उन्होंने एक अलमारी मंगवाया और फिर से बगल वाले कमरे में अलमारी और एक बक्सा रखवाने की पेशकश की तो उनके सामने सब स्पष्ट हो गया। ये लोग कोई दूसरा कमरा उन्हें देने के लिए राजी नहीं थी। पहले तो तृष्णा टालमटोल करती रही, पर जब गायत्री ने सफाई करने के लिए आदमी बुलवा लिए तो नीतू अंदर से चीखी,
काहे वो कमरा खोला जाएगा? दीदी लोग छुट्टी में आएंगी तो कहाँ रहेंगी? गायत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, इतने सारे कमरे हैं और कमरा में एक तरफ का अलमारी और बक्सा रखने से कितना जगह घिर जाएगा। तृष्णा ने भी कहा, नहीं, कमरा नहीं खुलेगा, अपना सामान अपने कमरे में रखिए। गायत्री हतप्रभ रह गई। ये लोग जब इलाज कराने उनके पास शहर आती थीं तो वे पूरा घर उनके हवाले कर देती थी। पूरे घर में इनका सामान फैला रहता। महीनों ये लोग रहती। आज एक खाली कमरा जिसमें टूटी हुई बाल्टी, पुराने कनस्तर, जंग खाए बर्तन, टूटा हुआ बेंच पड़ा हुआ है, उस कमरे को खाली करने से इनकार कर रही हैं। गायत्री को भी नाराज़गी हुई। बोली, ये तो गलत बात है। ये ससुर जी का बनवाया हुआ घर है, इसके आधे पर तो हमारा भी हक है। कायदे से तो मुझे कम से कम 3 कमरे मिलने चाहिए। मैं सिर्फ एक कमरे में सामान रखने की बात कह रही हूँ। अब तृष्णा ने अपना पुराना रूप दिखाया। कैसा हक? हम लोग रहते हैं यहाँ, हमारा हक है। 4 दिन के लिए आने वाले का हक नहीं होता। आप शहर वाले अपने मकान में से हिस्सा दीजिएगा। वो तो बेटों का खरीदा हुआ है। हमने कभी जमीन जायदाद का एक पैसा नहीं जाना, उसमें घर का एक पैसा नहीं लगा है। तृष्णा मुंह पर साड़ी रखकर जोर जोर से रोने लगी। इसी से संध्या के पापा कहते थे, बंटवारा कर दीजिए। हमको समझ में तो आए कि मेरा क्या है। कोई भी कभी भी आकर हक जता देता है। हमारे लिए एगो झोपड़ी ही बनवा देते जिसे हम अपना कहते। इतना बड़ा महल लेकर ही क्या होगा जब इसमें लोग हिस्सा मांगे। हमको तो बीच मझधार में छोड़कर चले गए। चुप हो जा मम्मी, तुम सबको संभाल कर ले आई। तुम इतना सबका सेवा की हो, जब भी लोग आए स्वागत सत्कार की, खाना बनाकर खिलाई, और अब ये सब सुनने को मिल रहा है। गायत्री ठगी सी रह गई, पर उनकी जलालत के पल बस शुरू हुए थे। रात का खाना बनाकर किचन में अलग ढक कर रख दिया गया। सोनमती रसोई में गई तो कढ़ाई खाली, रोटी का डिब्बा वहाँ नहीं था। गायत्री का वैसे भी खाने का मन नहीं था, पर सोनमती नहीं मानी। एक कटोरे में दूध चूड़ा लेकर आ गई। अगले दिन सोनमती गायत्री से पैसे लेकर आटा, नमक, हल्दी, तेल, सब्जियां सब लेकर आ गई। गायत्री अपने कमरे में बनी रही। एक ही आंगन में यूं बिना बात किए इतनी टेंशन में रहना बहुत खल रहा था। वे पड़ोसी सावित्री के घर की तरफ निकल गईं। सावित्री को सब पता चल गया था। आइए दीदिया, कहती उसने कुर्सी बढ़ा दी। गायत्री की आंखें भर आईं। क्या क्या देखना बाकी रह गया है। जब सावित्री के घर से लौटी तो घर के अंदर से जोर जोर की आवाज़ें आ रही थीं। पता चला दिशा आई हुई थी, और वो तो सबसे बदतमीज़ थी। ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, कमरा चाहिए इनको, हमसे ना कहें तनिका, हम बता देते हैं। आकर माथे पे बैठ गई हैं और पैर पसारना शुरू किया। बुढ़िया लोग को किनारे खटोला मिल जाए तो बहुत है, इनको तो पूरा पलंग मिला हुआ है। अब एगो औरो कोठरी चाहिए। ई बुढ़िया का तो चाहे लाशें गिरा देंगे, चाहे पागल बनाकर बेला देंगे। गायत्री के बढ़ते कदम ठिठक गए। वे घर के बाहरी कुर्सी कुछ दूर और खिसका कर दूर बैठ गईं, पर नीतू और दिशा जोर जोर से बोलते हुए बरामदे में आ गईं। गायत्री ने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा। दिशा वहीं से चिल्लाई, देख क्या रही हैं, आंखें गगोट लेंगे। गायत्री से रहा नहीं गया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अपने से बड़े को इस तरह बोल रही हो? गायत्री के इतना कहते दिशा ने वहीं से छलांग लगाई और सीधा गायत्री के चेहरे पर सामने उंगली दिखाकर बोली, चुप, एकदम चुप। आवाज़ निकाली तो आज तेरा लाश यहीं गिरा देंगे। सोनमती मलकीनी कहकर चिल्लाते हुए गायत्री को बिल्कुल ढककर दोनों के बीच में खड़ी हो गई। गायत्री थरथर कांपने लगी। हल्ला सुनकर सावित्री, उसके बेटे अनिल, सुनील भी आ गए। सुनील बोल रहा था, इन लड़की लोग को तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। गांव में कोई इन लोगों के मुंह नहीं लगता है। इन सब का ब्याह हो गया तो समझिए गांव शांत हो गया। सावित्री बोली, का कहें, हमको तो ये डर हमेशा से लगा हुआ था, कहीं ये सब आपको अपना असली रूप न दिखा दें। दिखाइए दिए। आप बैठिए, लीजिए शरबत पीजिए। सावित्री ने आगे कहना जारी रखा, इनकी माँ ने न्योछ कर अपना स्वभाव भी बेटियों को दे दिया है। बात बात पर कहती हैं, मेरी बेटी लोग किसी बेटा से कम नहीं हैं। ज़रूरत पड़ने पर गंडासी से किसी का भी मुंडी काट सकती हैं, कम मत समझना। गांव में उन्हें कोई कम समझता भी नहीं। गांव भर के लोग इन लड़कियों से दूर ही रहते हैं। संध्या जुबान की तेज थी और उससे छोटी दिशा हाथ चलाने में माहिर। छोटी बहनें ललिता, सविता, नीतू बड़ी बहनों के पीछे पीछे घूमती रहती। अगर किसी बच्चे ने उनके पेड़ से एक अमरूद तोड़ लिया, उनके आम के पेड़ से टपका आम उठा लिया, फिर उसकी खैर नहीं। उन पेड़ों के पास से गुजरने वाले, काम करने वाले किसी भी औरत आदमी पर नज़र पड़ जाती तो अपने दरवाजे से ही ये लोग आवाज़ देकर बुलाती और रौब से कोई ना कोई काम बता देती।
अगर किसी ने कह दिया कि अभी मेरे पास समय नहीं है तो बोलती, बहुत चर्बी चढ़ गया है तुमको, टाइम नहीं है। गोड़ पर लात धर के सीधा 2 फाड़ चीर देंगे। गांव के हर घर से किसी ना किसी बात से इनका झगड़ा था और बोलचाल बंद थी। अपने भाई के शहर में अफसर होने से मनोहर के मन में भी कहीं हीन भावना थी। उन्हें लगता गांव के लोग उनसे तुलना कर उन्हें कमतर समझते हैं। बेटे की कमी का एहसास तो था ही। अपनी पत्नियों बेटियों द्वारा गांव वालों को बातें सुनाते देख उन्हें भी कहीं संतोष मिलता। कई बार बेटियों की पीठ पर वे भी बोल उठते। पूरे गांव के बीच इस घर के लोगों की अपनी ही दुनिया थी। गायत्री जानती थी कि बेटा नहीं होने का तृष्णा के मन में बहुत मलाल था। उन्हें कहीं कोई कमतर ना समझे, दबाने की कोशिश ना करे, इस वजह से छोटी से छोटी बात का बहाना कर पहले ही लड़ पड़ती। बेटियों ने भी माँ को देख देख कर यही सीखा, पर उनसे भी लड़ बैठेंगी ये गायत्री ने सपने में भी नहीं सोचा था। तृष्णा का नाम उनकी बड़ी बहन कृष्णा से मिलाकर रखा गया था, पर उसके लिए सटीक हो गया था। उसकी तृष्णा कम ही नहीं होती। सावित्री आगे बता रही थी। एक बार निर्मला का बेटा डब्लू पेंसिल छील कर इनके घर के पास फेंक दिया था तो ललिता उसे उठाकर उसे घर लड़ने पहुंच गई। तृष्णा अपनी आंगन की खिड़की खोलकर ऐसी ऐसी गालियां देने लगी कि कानों में उंगली डाल लेनी पड़ी। 13 साल के लड़के से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो पलट कर कुछ बोला तो संझा गरजी, अगर ज़्यादा बोला तो तुझे पटक कर तेरे मुंह में मूत देंगे। एक लड़की के मुंह से ऐसी भाषा सुन सबके कान झंझना गए। निर्मला ने बेटे को घर के भीतर खींचे किवाड़ लगा लिए। डब्लू अपने अपमान से तिलमिला रहा था। उसने एक कुत्ते को पकड़ा, उसके गले में एक स्लेट लटका दिया जिस पर लिखा था, मैं मनोहर हूँ, अपनी बीवी बेटियों के सामने दुम हिलाता हूँ। कुत्ता पूरे गांव में घूमता रहा। लोग मुंह छुपाकर हंसते रहे। जब मनोहर की बेटियों को पता चला तो हंगामा होना ही था। कुछ लड़कों को धमकाकर कुत्ते को पकड़कर स्लेट निकलवाया, स्लेट को पैरों से चूर चूर किया और फिर सड़क पर खड़े हो डब्लू के पूरे खानदान को गालियों से तर कर दिया। आप जब यहाँ रहने का प्लान की तभी हम लोग सोच लिए थे, देखें ये प्रेम भाव कब तक रहता है। सावित्री बोल रही थी। अनिल कह रहा था, भैया लोग को खबर करना होगा ना, आप ऐसे माहौल में कैसे रह पाइएगा। गायत्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बेटा अमेरिका, दूसरा कनाडा, आनन फानन में कैसे आ पाएंगे। दोनों बेटों ने आगाह किया था, पर अपने देश की मिट्टी के मुंह ने गायत्री को रोक लिया था। शहर वाला फ्लैट किराए पर दिया हुआ था, वरना वहीं जाकर रह लेती। सावित्री ने उनकी दुविधा भांप ली थी। आपको यहाँ रहने में दिक्कत क्या है, उन लोग की तरफ देखिए भी मत। सोनमती खाना बनाएगी, हम लोग हैं ही, घर ज़मीन सब में आपका भी हिस्सा है, पूरे हक से रहिए, डरने का कोई बात नहीं है, हम लोग हैं ना, पहले की तरह हंसे बतियाएंगे, फिक्र मत कीजिएगा। एक घड़ी रात बीतने पर गायत्री वापस लौटी। कमरा बंद कर ऊंची आवाज़ में टीवी चला दिया। सोनमती खाना कमरे में ही ले आई। अभी उन्होंने बेटों से कुछ नहीं कहा। शायद ये लड़कियों का वक्ती उबाल हो, एक बार उबाल शांत हो जाए तो वे बचे हुए दिन काट लेंगी। पर अगले दिन 10 बजते बजते 2 और बेटियां संझा और सविता भी आ गईं। आते ही संझा गरजी, किसको कमरा चाहिए, ज़रा हमसे बात करे। यहाँ मेरे मम्मी पापा घर ज़मीन जायदाद सब संभाल कर रखे और अब दुनिया घूम के लोग हक जताने आ गया। ये लोग क्या किया है हम लोगों के लिए, अपने शहर में रहा, विदेश घूमता रहा और अब एगो कमरा से संतोष नहीं है, गृहस्थी बसाना है यहाँ। गायत्री का रहना तो बहुत पहले से उन्हें नागवार लगने लगा था। गायत्री ही नहीं समझ पाई। हाथ धोकर नीतू और उसकी माँ सोनमती के पीछे पड़ी रहती कि वो काम छोड़ दे तो गायत्री का रहना मुश्किल हो जाएगा। आंगन में चारों बहनें जोर जोर से ताने मार रही थीं। पढ़े लिखे का गुमान है, हमारी माँ कम पढ़ी लिखी है तो नीची नज़र से देखा जाता है। बेटा का घमंड है, बेटा टीवी भेज रहा है, बहू साड़ी भेज रही है, हमारी माँ को तो बेटा नहीं है तो उनको दिखाया जा रहा है। एक के बाद में सारा बनते हुए झाड़ देंगे। हम बेटी लोग किसी के बेटा से कम नहीं हैं। गायत्री शाम का इंतज़ार करने लगी। अभी तो बेटों के यहाँ आधी रात होगी, अब बेटों को बताकर कोई उपाय निकालना ही होगा। गायत्री अपने कमरे में बैठी थी। लड़कियों का बरामदे से चिल्लाकर मन नहीं भरा। दिशा, संझा, सविता, नीतू चारों धड़धड़ाती हुई कमरे में आ गईं और कुर्सी पर बैठी गायत्री को घेर कर अनाप शनाप बोलने लगी थी। बदहवास सी गायत्री चारों तरफ देख रही थी। तभी सोनमती आई और गायत्री का हाथ पकड़कर उठाती हुई बोली, चलिए यहाँ से, आपको पागल ही कर देगा ये लोग। सोनमती उन्हें फिर से सावित्री के घर के सामने ले आई। सावित्री दौड़ती हुई आई, जबरदस्ती अपने घर के अंदर ले गई।
चलिए भीतर चलिए, पंखा में बैठिए। हम तो सुबह से हल्ला गुल्ला सुन रहे हैं, पर क्या करें, गांव घर की बात है, बीच में बोल नहीं सकते। बहू बोल रही है, जाइए चाची को लेवा लाइए, वहाँ पगला देगा लोग। ए खुशबू, तनी नींबू का शरबत बनाओ चाची के लिए, देखो तो इनका चेहरा कैसे उड़ा हुआ है। गायत्री शाम तक वहीं बैठी रहीं। वहीं से बेटों को फ़ोन लगाया। शुक्र है बेटों ने धीरज से उनकी बात सुनी, उन पर चीखे चिल्लाए नहीं कि हमने तो पहले ही मना किया था। गायत्री ही कहती रही, तुम लोगों ने रहने के लिए मना किया था, पर मैं ही नहीं समझ पाई। अरुण ने रास्ता निकाला। अर्चना मौसी को फ़ोन करता हूँ, उनका बेटा तुम्हें आकर ले जाएगा। कुछ दिन मौसी के पास रहो, फिर मैं या वरुण वहाँ से तुम्हें ले जाएंगे। उस घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, सावित्री चाची के पास ही रहो। अरुण ने सुनील से भी बात की। सुनील ने पूरा आश्वस्त किया, हम लोग चाची को कुछ नहीं होने देंगे, निश्चिंत रहें। अंधेरा होने पर फिर से गायत्री ने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सोनमती भी साथ थी। सोनमती ने गायत्री का सारा सामान संभाला। अगले दिन अर्चना का बेटा संतोष गाड़ी लेकर आया और गायत्री को ले गया। सावित्री गले लगकर खूब रोई, अब तो दीदी आपसे भेंट नहीं होगा, फ़ोन करते रहिएगा। तृष्णा और उसकी बेटियां मुंह चढ़ाए बरामदे में बैठी सब देखती रहीं। कुछ महीने बाद गायत्री को सावित्री से ही पता चला कि तृष्णा को पैरालिसिस का अटैक आ गया है। उसका उठना बैठना मुश्किल हो गया है, बिस्तर पड़ी पड़ी रहती हैं। बड़ी बेटी के पास रहकर इलाज करवा रही हैं। मजबूरी में नीतू को भी अपने ससुराल जाना पड़ा, अब वहीं से बस से स्कूल आती जाती है। उसके भी आराम के दिन हवा हुए। जिस घर के एक कमरे के लिए उन लड़कियों ने इतनी लड़ाइयाँ की, अब उस घर के हर कमरे पर ताला पड़ा है। घर के बरामदे में लावारिस कुत्तों का अड्डा है। उस घर में एक दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं है। अभी आप सुन रहे थे ग्राम में जीवन का एक तीखा पक्ष खोलती रश्मि रवीजा जी की लिखी हुई कहानी जैसन काकर ओइसन बिया, जैसन माई ओइसन धिया। ये कहानी इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है कि गांव के लोग सीधे साधे होते हैं। मानवीय प्रवृत्तियाँ गांव शहर अमीर गरीब छोटा बड़ा देखकर नहीं होती। वहीं ये कहानी बच्चों की परवरिश का भी मुद्दा उठाती है। हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे वैसा ही सीखते हैं। कच्ची मिट्टी पर खींची हुई लकीरें अमिट होती हैं। आम जीवन सी लगने वाली ये कहानी मनुष्य के मनोविज्ञान के कई पक्षों से रूबरू कराती है। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके ही कहानियाँ सुनें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।